Knock knock. Hey, knock knock. This side Abdul, and we were learning about OOPS concept in Java. So OOPS concept में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली हैं, तो एक बार हम अपने कंटेंट की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें कवर हो चुकी हैं और क्या-क्या चीज़ें भी कवर करनी है। तो यूनिट 1 में हमने देखा कि सिक्योरिटी यूनिट में हमने डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, टाइटली इनकैप्सुलेशन, ये कंटेंट मैं हर एक वीडियो में देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस ना हो हमसे और हमें रिमाइंड होता रहे कि हमने ओप्स कॉन्सेप्ट में क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, क्योंकि बहुत से लोग ओप्स कॉन्सेप्ट में बस बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में जा रहे हैं। तो हमने सिक्योरिटी यूनिट में डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड टाइटली इनकैप्सुलेशन देखा। देन इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप, एग्रीगेशन और कंपोजिशन में हैज अ रिलेशनशिप, पॉलीमॉर्फिज्म हमने कंप्लीटली फिनिश किया, मेथड सिग्नेचर, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। एंड देन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो हमने देखा था। अब हम देखेंगे इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, यानी कि हम यूनिट 6 पे हैं। इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो हम देखेंगे एंड समझेंगे कि इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो क्या होता है, जिस तरीके से हमने स्टैटिक कंट्रोल फ्लो देखा और उसके साथ ही साथ हमने केसेस को भी कवर किया कि क्या क्या केसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो ये नोट्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे भी मैं एक लिंक दे दूंगा वहाँ पे, गिटहब का एक लिंक दे देता हूँ वहाँ पे, या फिर गूगल ड्राइव का एक लिंक दे देता हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वैसे गिटहब पे भी अवेलेबल है ये, तो आप कहीं से, दोनों में से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो कहते हैं किसे हैं? व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग अ जावा क्लास, जब हम जावा क्लास को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, कोई भी जावा फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, देन फर्स्ट इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हमने देखा था स्टैटिक कंट्रोल फ्लो हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि स्टैटिक जो स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक ब्लॉक होते थे, वो क्लास लोडिंग के टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाते थे। तो अगर स्टैटिक ब्लॉक या स्टैटिक मेंबर हैं, तो उनमें सबसे पहले स्टैटिक मेंबर स्टैटिक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके पहले उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा क्लास लोडिंग के टाइम पे। उसके बाद जेवीएम क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा स्टैटिक कंट्रोल के बाद। ठीक है, यानी कि सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक या स्टैटिक मेंबर्स एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद इंस्टेंस मेंबर एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंस्ट्रक्टर ही देखने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, तो whenever we are executing a Java class, first instance member control flow will be executed in a instance control flow if we are creating an object। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज आप अभी, मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ, if we are creating an object, मैं इसे मार्क कर दिया। अब जब मैं इसे एग्जांपल लूंगा, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद ये चीजें, ये लाइन समझ में आएगा, if we are creating an object। So, what is the in the line? In an instance control flow, if we are creating an object, then following sequence of events will be executed as a part of instance control flow। तो क्या सीक्वेंस है इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का? जैसे हमने स्टैटिक कंट्रोल फ्लो का सीक्वेंस देखा था कि पहले स्टैटिक मेंबर को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहाँ कहाँ स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद उसी ऑर्डर में हम उसे एग्जीक्यूट करते थे स्टैटिक मेंबर्स को, स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक ब्लॉक को, जिस ऑर्डर में हम उसे डिफाइन करते हैं। सेम वे में यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में आएगा हमारे पास, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में फर्स्ट एग्जीक्यूशन में आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टेंस मेंबर। अब ये इंस्टेंस मेंबर को हम पहचानते कैसे हैं, होता क्या चीज है इंस्टेंस मेंबर, ये हम जब कोड के साथ एक एग्जांपल लेंगे वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इंस्टेंस मेंबर कहाँ कहाँ है, टॉप टू बॉटम, पूरे जावा क्लास में टॉप टू बॉटम हम चेक करेंगे कि इंस्टेंस मेंबर कहाँ कहाँ है। देन सेकंड एग्जीक्यूशन होगा एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट एंड इंस्टेंस ब्लॉक। तो हम सेकंड एग्जीक्यूशन में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ, जहां जहां हमारा इंस्टेंस मेंबर था, हमने आइडेंटिफाई किया था, उस टॉप टू बॉटम, उसी को टॉप टू बॉटम उसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में हम उसे इंस्टेंस ब्लॉक या उसके वेरिएबल को असाइन करेंगे। ठीक है, या इंस्टेंस ब्लॉक को दूसरे एग्जीक्यूट करेंगे सेम ऑर्डर में, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिस ऑर्डर में आप डिफाइन किया उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट कर लो, ये भी हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ओके। थर्ड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट अगर स्टैटिक है तो पहले स्टैटिक मेंबर एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक नहीं है तो चेक करेगा क्या इसमें इंस्टेंस मेंबर है, तो अगर इंस्टेंस मेंबर है तो सेकंड टाइम इंस्टेंस मेंबर एग्जीक्यूट होगा। सेकंड टाइम इंस्टेंस मेंबर एग्जीक्यूट होने के बाद थर्ड टाइम पे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है। ओके, सो फोर्थ टाइम पे मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब तक हम जो प्रोग्राम देखते आ रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारा एग्जीक्यूशन डायरेक्ट मेन मेथड से स्टार्ट होता था, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहले इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में इंस्टेंस मेन मेथड से पहले इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और मेन मेथड से पहले ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है,
तो ये चीजें हम देखेंगे। ऐसा हमने कई सारे प्रोग्राम हमने बनाया जिसमें इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो के इंस्टेंस मेंबर भी रखे थे, स्टैटिक मेंबर भी रखे थे। वहाँ यही फ्लो चल रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली में कैसे एक प्रोग्राम, एक जावा प्रोग्राम फ्लो करता है जिसमें स्टैटिक मेंबर हो, इंस्टेंस मेंबर हो या कंस्ट्रक्टर हो और मेन मेथड हो। ठीक है, ओके। सो फोर्थ एग्जीक्यूशन में मेन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये हमारा फ्लो है। ठीक है, ये हमारा फ्लो है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हम समझेंगे कि इंस्टेंस मेंबर होता क्या चीज है, और इंस्टेंस मेंबर में इंस्टेंस वेरिएबल क्या चीज होता है, और फिर उसके बाद समझेंगे कि इंस्टेंस ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम समझेंगे कि इंस्टेंस मेंबर इंस्टेंस ब्लॉक में अगर अगर हमने इसे डिक्लेयर किया है तो ये किस ऑर्डर में, किस फ्लो में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, ओके। वैसे हो एक हम जावा फाइल बना लेते हैं, टेस्ट डॉट जावा नेम की मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। ओके, अब इसमें हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट नेम का एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब इस क्लास टेस्ट के अंदर और मेन मेथड के बाहर जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं विदाउट हैविंग स्टैटिक मेंबर, विदाउट हैविंग स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर, वो मेंबर इंस्टेंस मेंबर होते हैं। नहीं समझ में आया? लेट्स सी अगेन। एक मेन मेथड है, यहाँ पे हमने एक मेन मेथड बना लिया, ये हमारा प्रॉपर एक क्लास टेस्ट के अंदर हमने मेन मेथड बना लिया। अब इस मेन मेथड के बाहर और इस क्लास के अंदर, मेन मेथड के बाहर और इस क्लास के अंदर सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नेम रख दिया प्राइवेट इंट एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग 5। ठीक है, सॉरी, x इज इक्वल टू 5। अब ये x क्या है? एक इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों इंस्टेंस वेरिएबल है? क्यों? क्योंकि ये मेन मेथड के बाहर हमने डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसका स्कोप इस मेन मेथड के अंदर वाले वेरिएबल से अलग होगा, ये भी हम देखेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंस ब्लॉक, है ना, इन सब पे फोकस करते हैं। ओके, सो ये x क्या है? एक इंस्टेंस वेरिएबल है। This is nothing but the instance variable, instance variable या instance member। ओके, ओके, ओके। अब जैसे कि हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए हम सिंपल लिखते थे क्या, स्टैटिक, एंड देन उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ब्लॉक रख लेते थे। अब इसको भी हम यहाँ पे रख ही लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने समझाने के लिए रखा है, इसको भी रख लेते हैं हम यहाँ पे। वेट अ मिनट। ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, सिंपल स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सेम वे में जैसे हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाया, ये क्या है? एक स्टैटिक ब्लॉक है। ठीक है, ये स्टैटिक ब्लॉक है। तो सेम वे में जैसे हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाया था, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर कर दिया था और एक हमने ब्रेसेस लगा दिए थे। लेकिन इंस्टेंस ब्लॉक बनाते वक्त हमारे पास कोई इंस्टेंस नाम का एक्सेस मॉडिफायर है नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली ब्लॉक बना देंगे, एक ब्रेसेस का ब्लॉक बना देंगे। ये क्या है? हमारा एक इंस्टेंस ब्लॉक है ये। ठीक है, इंस्टेंस ब्लॉक। जैसे ये स्टैटिक ब्लॉक था वैसे ही अब ये इंस्टेंस ब्लॉक है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, लाइक कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, कब एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, इसके अंदर प्रिंट करता हूँ लाइक इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक 1, ब्लॉक 1। ठीक है, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक 1 एंड x की वैल्यू हम यहाँ पे समथिंग जो हमने लेके रखा है वो यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, सिंपल। अब ये x क्या है? x हमारा क्या था? इंस्टेंस वेरिएबल था। ठीक है, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या था? x, उसके अंदर हमने रख दिया था 5। फिर उसके बाद हमने एक स्टैटिक ब्लॉक लिया था, उसके अंदर हमने रख दिया स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, मैसेज दे दिया। फिर उसके बाद हमने एक इंस्टेंस ब्लॉक बनाया, इंस्टेंस ब्लॉक बनाने के लिए सिंपल हम यहाँ पे ब्रेसेस लगा देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, तो वो हमारे लिए एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, ओके। सो इसमें हमने प्रिंट कर दिया इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक 1 x इज इक्वल्स टू प्लस एक्स, यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद हम x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देते हैं ताकि हम दोबारा प्रिंट कर सकें।
ठीक है, अब हम एक और इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक बना लेते हैं एंड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेम कोड को कॉपी पेस्ट करके प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं block2, दैट्स इट। और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब या काम हो गया हमारा, इतना काम हो गया। या काम हो गया। अब हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि हम ऑर्डर समझ पाए जो हमने पढ़ा था। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम सेम सेम एज इट इज क्लास का नाम की तरह होता है। क्लास का नाम जो भी है सेम एज इट इज उसका नाम होता है। उसके आगे हम कुछ एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर, ये जो मेथड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वॉइड टाइप भी रिटर्न नहीं करता। ये सारी चीजें हम डीप में देखेंगे। फिलहाल के हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। हम यहाँ पे सिंपली, क्लास का नाम हमारे टेस्ट है तो टेस्ट क्लास नाम है, उसके लिए एक मेथड बनाना है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया एंड इसके अंदर हम आ जाएंगे। ये हमारे क्या हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गया। दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं, हम कुछ प्रिंट कर देते हैं, समथिंग, कोई मैसेज प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, मैसेज में देते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, ओके, या कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, सिंपल, ओके। अब इतना हमने कर लिया। अब हमने क्या किया, एक बार फिर से हम रिमाइंड कराते हैं अपने आप को, देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अपने कोड में डाली है। सबसे पहले हमने एक क्लास टेस्ट बनाया, उसके बाद हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। इंस्टेंस वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेन मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं, एनीवेयर। अब जरूरी नहीं है मेन मेथड के ऊपर करना। अब जैसे मेन मेथड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक समथिंग मैंने यहाँ पे डाला, इंट y इज इक्वल टू 20, इंट y, सिंपल इंट y डाल दिया। ठीक है, ओके। एंड यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इस y को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ y के अंदर मैंने कोई असाइनमेंट नहीं किया है, तो इसके लिए भी एक पॉइंट है कि अगर इंस्टेंस मेंबर हो या स्टैटिक मेंबर हो, उसके अंदर अगर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर, उसको उसका उसके लिए हमने असाइनमेंट नहीं दिया, उसमें उसमें कुछ वैल्यू हमने नहीं डाला, तो जेवीएम यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा। जैसे इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होगी, राइट। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगी। डबल की वैल्यू 0.0 होगी डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय जेवीएम, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ y इज डिक्लेयर्ड बाय जेवीएम। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे y इज इक्वल्स टू समथिंग, y को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। लेट्स सी कि y की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। ओके, ओके, इतना हमने कर लिया। तो ये भी क्या है, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल को हम मेन मेथड के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेंबर। ओके, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। तो हमने एक क्लास टेस्ट लिया, उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक्स इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर 5 रखा। फिर हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाया, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हमने एग्जीक्यूटेड लिया, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड प्रिंट कर दिया। फिर हमने इंस्टेंस ब्लॉक बनाया, उसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट की, फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज कर दी। फिर उसके बाद हमने एक और इंस्टेंस ब्लॉक बनाया, उसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, इतना काम हमने किया है। ठीक है, ओके, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक बार फिर से हम 20 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और इसको कॉपी करके हम सिंपल इस y के बाहर रख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया कि मैं आपको ऑर्डर समझा सकूं कि इंस्टेंस फ्लो किस ऑर्डर में काम करता है, और ये ब्लॉक क्या है, 3 है। ठीक है, ओके। अब ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल आएगा मेन मेथड के पास, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो के लिए। मेन मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन पहला कंट्रोल हमारा आएगा मेन मेथड के लिए। अब आप सोचोगे कंफ्यूज कर रहे हो, या तो मैं कह रहा था, पहले मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो स्टैटिक ब्लॉक कंट्रोल एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद इंस्टेंस मेंबर्स एग्जीक्यूट होते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, फिर मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है।
स्टैटिक मेंबर्स एग्जीक्यूट होते हैं, वो तो समझ में आ रहा था कि मेन मेथड के पास हम नहीं जा रहे थे, डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर एग्जीक्यूट हो जा रहे थे जैसे हम क्लास लोड हो रहा था। लेकिन इंस्टेंस मेंबर्स जो होंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक कंडीशन है। इंस्टेंस मेंबर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया तो जो ये इंस्टेंस मेंबर हैं सारे, ये सारे के सारे यूजलेस हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। जैसे हमने इस क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, टेस्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, तो ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? इंस्टेंस मेंबर को इनिशियलाइज करना या कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट का सिर्फ दो काम होता है। अब तक हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट बना देते थे ना, न्यू एंड समथिंग, उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दे रहे थे। तो ये क्या काम कर रहा था? एक्चुअल में ये काम कर रहा था इंस्टेंस मेंबर्स को इनिशियलाइज करना या फिर कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना। अगर इंस्टेंस मेंबर है तो पहले उसको इनिशियलाइज करता था, देन अगेन कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करता था। ये इसका प्रोसेस था। तो हमने इस प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। अब हम अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया तो क्या एग्जीक्यूट होगा? सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। अभी जो मैंने बोला कि हमारा जो कंट्रोल आएगा सबसे पहले मेन मेथड के पास आएगा, इस बात को मैं भी प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इंटर हिट करता हूँ, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो है अब अपनी क्लास को लोड करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्लास को एग्जीक्यूट किया, अपने फाइल को एग्जीक्यूट किया, एक क्लास बना, अब अपनी क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर स्टैटिक मेंबर होता तो एग्जीक्यूशन लोडिंग के जो हमने यहाँ लोड किया हुआ है जावा टेस्ट, ये लोडिंग के टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाता। उसके बाद इंस्टेंस मेंबर एग्जीक्यूट होता, उसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता, उसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट होता। ये मेरा ऑर्डर है जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले ये लोड होने के स्टैटिक मेंबर को अगर हम हटा दें तो जावा क्लास लोड होने के बाद कंट्रोल हमारा आता है मेन मेथड के बाद, मेन मेथड के पास। उसके बाद चेक करता है अगर ऑब्जेक्ट है तभी इंस्टेंस मेंबर एंड कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आप ये सोचोगे इस हिसाब से तो सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ। नहीं, क्यों नहीं कह रहा हूं कि पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि मेन मेथड कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वहां से एग्जीक्यूशन रिवर्स हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होता है? स्टैटिक, देन इंस्टेंस, देन कंस्ट्रक्टर, देन मेन मेथड। ठीक है, मैं से इंटर हिट करता हूं, या एंटर हिट करता हूं। अब आप देखो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हुआ? स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। क्यों? क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक या स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप यहां पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक ब्लॉक या स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या कोई ऑब्जेक्ट बनाया? बिल्कुल नहीं, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अब इस जैसे ये फाइल लोड होगी, जैसे फाइल जाएगी कंपाइल टाइम के लिए, वैसे कंपाइलर चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा कि कहाँ कहाँ स्टैटिक है, कहाँ कहाँ स्टैटिक है। तो चेक करेगा कि यहाँ पे स्टैटिक है। अब इसको पहले एग्जीक्यूट कर देगा क्लास लोडिंग के टाइम पे ही, और प्रिंट कर देगा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। उसके बाद मेन मेथड के पास आएगा और चेक करेगा अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तभी इंस्टेंस ब्लॉक या इंस्टेंस मेंबर को चेक करने जाएगा, अदरवाइज वो देखेगा भी नहीं कि हाँ इंस्टेंस मेंबर तुमने क्या क्या कोडिंग करा है, कोई उससे लेना देना नहीं। अब जैसे ही हमने इस मेथड के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। हमने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट हमने सिंपल बनाया, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते ही ये कंपाइलर क्या करेगा? चेक करेगा इस ऑब्जेक्ट में एक्चुअल में हमने क्या किया। हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हमने टेस्ट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता है कि अब पहले ये चेक होगा कि इसमें कोई इंस्टेंस मेंबर तो नहीं है। अगर इंस्टेंस मेंबर है तो इंस्टेंस मेंबर को ये क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इंस्टेंस मेंबर को एग्जीक्यूट करेगा, देन कंस्ट्रक्टर, देन मेन मेथड। ये चीज तो क्लियर हो गया कि स्टैटिक ब्लॉक के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमने जब लास्ट वीडियो में स्टैटिक कंट्रोल फ्लो पढ़ा था तो हमने ऑब्जेक्ट की कोई जिक्र नहीं किया था, ऑब्जेक्ट का कोई डिस्कशन हमने नहीं किया था कि ऑब्जेक्ट बनाना है नहीं बनाना है।
लेकिन अब हम इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में हम देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं तो इंस्टेंस मेंबर्स आर यूजलेस। अब मैं इसे सेव करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, टेस्ट डॉट जावा, एंटर हिट करते हैं एंड लेट्स सी कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, जावा टेस्ट। अब आप देखोगे अभी तक आउटपुट क्या रहा था, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था। अब आप देखोगे कि इंस्टेंस मेंबर भी सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सारे इंस्टेंस मेंबर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इंस्टेंस मेंबर भी एग्जीक्यूट हो रहा है एंड कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो रहा है ना, हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये हो कैसे रहा है, इसका फ्लो समझते हैं। अब तक हमने स्टैटिक समझ लिया था, अब हम समझते हैं जैसे ही मेन मेथड के पास कंट्रोल आया, कंट्रोल आते ही अब सपोज यहां पे हम समझने के लिए एक और प्रिंट कर लेते हैं, मेन मेथड एग्जीक्यूटेड, ताकि पता चले कि मेन मेथड कब एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ये भी तो पता चलना चाहिए। चलो ये कर लेते हैं। अब जैसे ही, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लेना है कि इंस्टेंस मेंबर्स आर यूजलेस, इंस्टेंस मेंबर और ब्लॉक्स आर यूजलेस विदाउट हैविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम ही होता है इंस्टेंस मेंबर को इनिशियलाइज करने का एंड कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने का, ठीक है। ओके फाइन। सो सबसे पहले कंट्रोल पहले चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक मेंबर को क्लास लोडिंग के टाइम पे एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद हमारा कंट्रोल आएगा मेन मेथड के पास, मेन मेथड के पास आएगा, अंदर आएगा, चेक करेगा क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। जैसे ये चेक करेगा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है और उस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल कर दिया है, वैसे ये कंट्रोल यहीं से रिवर्स हो जाएगा, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहीं से रिवर्स हो जाएगा और पहुंच जाएगा इस क्लास टेस्ट के पास, सिंपल इस क्लास टेस्ट के पास पहुंच जाएगा और चेक करेगा अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करने से पहले चेक करेगा कि क्या इसमें इंस्टेंस मेंबर है क्या। तो ये जैसे नीचे आएगा चेक करेगा कहां जी, यहाँ पे एक इंस्टेंस मेंबर है, तो पहले सारे इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई करेगा। अभी ये चेक करेगा इंट एक्स क्या है, एक इंस्टेंस मेंबर है, इसमें 5 नहीं डालेगा, अभी इसमें 5 नहीं डालेगा। इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल अभी हम देखते हैं, इसमें 5 नहीं डालेगा, सिंपल इंट एक्स और इसमें क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा, एक्स में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी 5 नहीं आया, भले हमने 5 यहाँ पे असाइन किया है, अभी 5 नहीं आया, यहाँ पे एक्स में कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद फिर से जाके चेक करेगा कि हाँ इंस्टेंस ब्लॉक यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक है, यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक इंस्टेंस, एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, यहाँ पे भी एक इंस्टेंस है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो गई। फिर चेक करेगा यहाँ पे एक इंस्टेंस मेंबर है, इसमें भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा, यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर लेगा और इसमें भी 0 डाल देगा, वाई में 0, एक्स में 0 वाई में 0 आ गया, ठीक है, एक्स में 0 एंड वाई में 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा, सेकेंड टाइम में क्या करेगा, ये असाइनमेंट करेगा एंड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जिस ऑर्डर में वो होंगे, जिस ऑर्डर में वो डिफाइन किए हुए होंगे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। दूसरे टाइम में क्या करेगा, असाइनमेंट करेगा। असाइनमेंट मतलब पहले एक्स में कितना था, 0, अब ये चेक करेगा क्या इसमें कोई असाइनमेंट है, हाँ इक्वल साइन लगा है मतलब असाइनमेंट है, और उसके बाद इसमें 5 उठा के इस एक्स में डाल देगा, पहले तो 0 था अब इस एक्स में डाल देगा, ठीक है, अब इस एक्स में डाल देगा। सेकेंड टाइम में ये ब्लॉक, अब ये देखिएगा स्टैटिक ब्लॉक तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, अब ये इंस्टेंस ब्लॉक मिला, अब इसी ऑर्डर में टॉप टू बॉटम आएगा, टॉप टू बॉटम आएगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम आएगा। अब यहाँ चेक करेगा क्या इसमें, क्या स्टैटिक, क्या इंस्टेंस ब्लॉक है, इंस्टेंस ब्लॉक है, इसे एग्जीक्यूट करेगा एंड इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक 1 प्रिंट करेगा एंड एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड फिर एक्स की वैल्यू चेंज होकर एक्स की 10 हो जाएगी। फिर से नीचे आएगा, टॉप टू बॉटम जा रहा है, फिर से चेक करेगा यहाँ पे भी इंस्टेंस ब्लॉक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा 10, जो कि एक्स यहाँ पे था 10 प्रिंट कर देगा, फिर एक्स की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ ये कंस्ट्रक्टर नहीं चेक करेगा, अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर नहीं चेक करेगा, कंस्ट्रक्टर नहीं एग्जीक्यूट करेगा अभी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहा है कि कहाँ कहाँ इंस्टेंस ब्लॉक है, कहाँ का इंस्टेंस मेंबर, तो ये आइडेंटिफाई कर लिया था, आइडेंटिफाई करने के बाद अब उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा वाई में क्या कोई असाइनमेंट है, नहीं असाइनमेंट है, तो जेवीएम की डिफॉल्ट वैल्यू वाई इक्वल टू 0 इसमें डाल देगा एंड देन उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक मिला, इंस्टेंस ब्लॉक में इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक 3 एक्स इज इक्वल टू 20 प्रिंट कर लेगा। अब उसके बाद कंस्ट्रक्टर आएगा, उसके बाद सारी इंस्टेंस ब्लॉक इंस्टेंस मेंबर एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, देखेगा हाँ ये एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वाई ये भी एग्जीक्यूट करेगा एंड देन मेन मेथड के पास आएगा। अब मेन मेथड के पास आएगा जहां इसका एग्जीक्यूशन रिवर्स हुआ था, जहां इसका एग्जीक्यूशन रिवर्स हुआ था वहीं से ये रिटर्न होगा। अब सपोज अगर एग्जाम्पल
ये चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक चीज और आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम। अब क्या सीन है, अब जब मेन मेथड के अंदर यहाँ पे घुसा तो पहले ये प्रिंट करेगा, तो फर्स्ट टाइम मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड। देन ऑब्जेक्ट पाया यहाँ पे क्या मिला हमें, ऑब्जेक्ट मिला। अभी ऑब्जेक्ट मिला तो सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद यहाँ से ही हमारा रिवर्स हो जाएगा, कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं होगा मेन मेथड का, यहीं से रिवर्स हो जाएगा। अब इंस्टेंस मेंबर इंस्टेंस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन उसके बाद सेकेंड टाइम मेन मेथड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ठीक है। तो काफी कुछ चीजें हैं इसमें, अभी हम कुछ केसेस भी देखेंगे इसके इसमें, है ना, तो काफी डीप में देखेंगे इसको। अब देखो क्या सीन है यहाँ पे, पहले आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा स्टैटिक ब्लॉक को तो मेन मेथड से कुछ ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है नहीं, तो मेन मेथड के पास नहीं जाता। क्लास लोडिंग के टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक मेंबर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, फिर इसका मेन मेथड के अंदर आया, फर्स्ट टाइम मेन मेथड एग्जीक्यूटेड। उसके बाद ये इंस्टेंस मेंबर को चेक करेगा, इंस्टेंस मेंबर को चेक करेगा और सारे वैल्यू को प्रिंट करेगा, सभी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। ठीक है, सभी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आता है। डिफॉल्ट वैल्यू y की देखो आप यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम मेन मेथड, जहां से एग्जीक्यूशन छोड़ा था मेन मेथड के अंदर वहीं पे ही आ जाएगा वो, यहाँ से एग्जीक्यूशन छोड़ता है उसके बाद यहीं पे आ जाएगा, उसके बाद सेकेंड टाइम पे ये एग्जीक्यूट करके ये प्रिंट कर रहा है। तो ये था इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का एक ऑर्डर, हमने ऑर्डर की बात की है अभी, ये था ऑर्डर। ठीक है, कैसे ऑर्डर काम करता है, ये था ऑर्डर। अब हम कुछ केसेस देखेंगे। ठीक है, कुछ केसेस। अब ऑर्डर मतलब जैसे कि मैंने टॉप टू बॉटम कहा, अब ऑर्डर जब फर्स्ट टाइम पे ये सारा इंस्टेंस मेंबर को आइडेंटिफाई कर लेगा ना, उसके बाद ये ऑर्डर फॉलो करेगा। मतलब सबसे पहले इंस्टेंस मेंबर यहाँ पे मिला तो इसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंस्टेंस मेंबर यहाँ पे मिला तो इसे एग्जीक्यूट करेगा। इसके पहले कोई और इंस्टेंस मेंबर इधर कहीं होता तो उसको पहले एग्जीक्यूट करता, फिर ये इस वाले को करता। टॉप टू बॉटम ऑर्डर चेक करेगा ये, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑर्डर चेक करेगा ये होता है, ये इंस्टेंस मेंबर है। ठीक है, ओके, या ओके। सो अब हम कुछ केसेस देखते हैं और इस केसेस की हेल्प से इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो को के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, अपने नोट्स में आ जाते हैं, सिंपली अपने नोट्स में आ जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। और हाँ, ये चीज आपको, ये केस आपको हमेशा याद रखना है कि विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ब्लॉक विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड ओनली मेन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ये हमने देखा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट डाउन करना है कहीं पे भी। ठीक है, नोट डाउन करना, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया फिर मेन मेथड के बाहर आप कितनी भी इंस्टेंस मेंबर एग्जीक्यूट कर रहे हो, ब्लॉक बना रहे, इंस्टेंस ब्लॉक बना रहे हो, वहां अपने कोडिंग कर रहे हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे एंड मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे मिक्स एग्जांपल भी ले लिया था ताकि स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस मेंबर अगर मिक्स्ड होते तो क्या सीन होता, वो भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया। कंफ्यूजन क्लियर हो गया और पता चल गया कि स्टैटिक ब्लॉक तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, क्लास लोडिंग के टाइम पे ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, okay, so here let's see some important point and cases. Yeah, yeah, the first case is instance initializer block versus constructor। ये चीज हमने देख लिया ऑलरेडी, ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली है अपने कोड में कि इनिशियलाइजर ब्लॉक हो यानी इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर के बीच में सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक आर रन बिफोर द कंस्ट्रक्टर एंड इफ दे आर मल्टीपल इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक दे आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे आर अपीयर्ड इन द क्लास। जिस ऑर्डर में वो डिफाइन किए गए उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो गए होंगे। देन कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड लास्ट, देन कंस्ट्रक्टर लास्ट में एग्जीक्यूट होगा और मेन मेथड के पहले। ठीक है, इसका एग्जांपल हमें लेने की जरूरत है नहीं, हमने उसी में कंफर्म कर लिया और क्लियर कर लिया इसको। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द इंस्टेंस, नेक्स्ट केस है इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो एंड इनहेरिटेंस। इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का इनहेरिटेंस के साथ क्या सीन होता है, इसके लिए भी एग्जांपल लेंगे। फिलहाल अभी ये इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं। व्हेन अ सब क्लास इज इंस्टांशिएटेड द इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो ऑफ द सुपर क्लास इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोड बाय द सब क्लास। जब कभी सब क्लास को हम लोड करते हैं
तो सब क्लास को लोड करते हैं, इंस्टांशिएट करते हैं, उस टाइम पे सबसे पहले उसका जो सुपर क्लास होगा, यानी सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास और सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। तो जो चाइल्ड क्लास को जब हम इंस्टांशिएट करेंगे तो पेरेंट क्लास का सबसे पहले इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूट होगा, जिस ऑर्डर में भी वो एग्जीक्यूट हो रहेगा। मतलब पेरेंट क्लास के अंदर स्टैटिक है तो सबसे पहले स्टैटिक एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर अगर इंस्टेंस है तो इंस्टेंस, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर, देन आएगा सब क्लास के पास और देन सो ऑन। दिस इंक्लूड द इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो ऑफ द सुपर क्लास, है ना, जो भी है इसमें वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजर ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर, एंड देन द सेम ऑफ द सब क्लास। पहले सुपर क्लास का सब एग्जीक्यूट होगा एंड देन सब क्लास। हम सब क्लास को लोड कर रहे होते हैं, लेकिन सब क्लास को लोड करते ही सबसे पहले सुपर क्लास एग्जीक्यूट होगा। सेम एज इट इज जो हमने स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में पढ़ा था, सेम एज इट इज वही चीज यहाँ पे भी है, जो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में पढ़ा था सेम चीजें यहाँ पे भी है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप चाहो तो एग्जांपल ले लेते हैं, ओके फाइन ले लेते हैं। इसको पहले रिमूव कर देता हूँ मैं। ओके ले लेते हैं। या इसको एज इट इज रहने देते हैं एंड एक या हम्म, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑल ओवर कॉपी कर लेते हैं। एक क्लास है ना, यहाँ हटा देते हैं, कट कर लेते हैं एंड एक क्लास बनाते हैं, पेरेंट क्लास, क्लास क्लास पेरेंट, क्लास पेरेंट, और इसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड ये टेस्ट जो होगा ये इसका कंस्ट्रक्टर होगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ये भी था ना, तो इसको भी हम उठा के वहां पे रख देते हैं। ठीक है, ओके। हमने क्लास पेरेंट बनाया, पेरेंट के अंदर हमने ये सारी फंक्शनलिटी रख दी। ठीक है, अब हम सेम वे में एक क्लास चाइल्ड बनाते हैं, क्लास चाइल्ड, जो कि एक्सटेंड करेगा पेरेंट को। ठीक है, पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम कुछ फंक्शनलिटी रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं पेरेंट का मैसेज दे देते हैं, ताकि पता चले कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको भी सेम एज इट इज सेम वे में रख देते हैं, कंस्ट्रक्टर पेरेंट डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये इंस्टेंस ब्लॉक पेरेंट। ओके, अब हम वैसे फिर से पूरा कॉपी कर लेते हैं, एंड देन सेम वे में चाइल्ड में भी रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे चाइल्ड एंड हियर विल बी चाइल्ड, हियर विल बी चाइल्ड, हियर विल बी चाइल्ड। पेरेंट की जगह चाइल्ड क्लास, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर तो चाइल्ड क्लास के फंक्शन प्रिंट मैसेज प्रिंट करेंगे तो पता चलेगा कि पहले चाइल्ड प्रिंट हो रहा है या पेरेंट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोड करेंगे, ये क्लास टेस्ट है। ठीक है, क्लास टेस्ट के अंदर हम चाइल्ड क्लास को लोड करेंगे। अभी तक हमने किसको लोड किया था, हमने टेस्ट क्लास को लोड किया, तो टेस्ट क्लास को ना लोड करके हम चाइल्ड क्लास को लोड करेंगे। सिंपली चाइल्ड क्लास को हमने यहाँ पे लोड किया। ओके, नो प्रॉब्लम, चाइल्ड क्लास लोड हो गया। अब सबसे पहले कंट्रोल क्या करेगा, जैसे ही फाइल लोड होगी इसमें फाइल में चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पे आ, हमारे पास स्टैटिक मेंबर है। तो स्टैटिक मेंबर में हमने देखा तो सबसे पहले अगर चाइल्ड क्लास को लोड करते हैं तो चाइल्ड क्लास को लोड करते ही तो स्टैटिक मेंबर पहले चाइल्ड क्लास का प्रिंट होता था, सॉरी, जैसे चाइल्ड क्लास को लोड करते तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का स्टैटिक मेंबर प्रिंट होते थे, एग्जीक्यूट होते थे, देन चाइल्ड क्लास का। तो सबसे पहले आउटपुट आएगा पेरेंट स्टैटिक ब्लॉक, ये आएगा पेरेंट स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, एंड देन यहाँ पे चाइल्ड क्लास का चाइल्ड स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे स्टैटिक हुआ। ठीक है, चाइल्ड स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। उसके बाद फिर मेन मेथड के पास आएगा एंड मेन मेथड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट टाइम मेन मेथड एग्जीक्यूटेड एंड देन यहाँ पे देखेगा कि चाइल्ड लोड है यहाँ पे। अब जब चाइल्ड लोड है तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा और ये चेक करेगा कि कहाँ पे इंस्टेंस मेंबर है।
तो चाइल्ड लोड करेगा, चाइल्ड के पास आएगा, चाइल्ड के पास चेक करेगा क्या ये एक्सटेंडेड है क्या। अगर ये एक्सटेंडेड है तो पेरेंट के पास जाएगा, तो चाइल्ड एक्सटेंड्स है तो जैसे एक्सटेंड देखा वैसे ये पेरेंट के पास चला जाएगा कंट्रोल। अब पेरेंट के पास चला जाएगा तो सेम वे में जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, सेम वे में वो सारे एग्जीक्यूशन होंगे। उसके बाद पेरेंट का कंप्लीट जब हो जाएगा एग्जीक्यूशन तब चाइल्ड में आएगा, चाइल्ड में फिर से वही सारे सेम वे में जो हमने लास्ट लास्ट में देखा, लास्ट एग्जांपल में सेम वे में ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो लेट्स सी द आउटपुट java c test dot java invalid method declaration return type required parent let me see yeah अरे मैंने ऐसे सेम एज इट इज ऐसे पेस्ट कर दिया था ना, तो ये पेरेंट नहीं, ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा ना, तो ये चाइल्ड क्लास का पेरेंट। तो नेम क्या होगा, चाइल्ड क्लास का नेम होगा चाइल्ड क्लास। ठीक है, ठीक है, सेम। ओके, सेव करते हैं एंड देन अगेन ट्राई टू compile it and let's see any error is there or not। कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। जावा टेस्ट फाइल को लोड करते हैं, टेस्ट फाइल को। ओके, सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मेन मेथड एग्जीक्यूटेड एंड देन उसके बाद आएगा, जैसे ही देखिएगा कि चाइल्ड क्लास लोड हुआ है, फिर उसके बाद ये क्या फाइंड करेगा कि स्टैटिक मेंबर है कि नहीं। जैसे ही चाइल्ड क्लास लोड हुआ स्टैटिक मेंबर चेक करेगा। तो सबसे पहले पेरेंट का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद सेम फिर से आ जाएगा हमारा जहां पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट बनाया था। देखिएगा हमारा चाइल्ड क्लास हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब इनिशिएट कर दिया। उसके बाद हम इसके बाद ये चेक करेगा कि चाइल्ड क्लास का जो हमने चाइल्ड क्लास को लोड किया, चाइल्ड क्लास के पास जाएगा और चेक करेगा कि क्या ये इन्हें एक्सटेंड कर रहा है क्या। ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को क्या, तो ये अगर एक्सटेंड कर रहा है तो पेरेंट क्लास के पास जाएगा और पेरेंट क्लास के सारे मेंबर, इंस्टेंस मेंबर को पहले ये प्रिंट करेगा सेम वे में, सेम वे में। फिर उसी वे में चाइल्ड क्लास के सारे मेंबर को प्रिंट करेगा। पेरेंट क्लास के प्रिंट करने के बाद चाइल्ड क्लास का सारे मेंबर को, सारे इंस्टेंस मेंबर को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद मेन मेथड का एग्जीक्यूशन जहां से ब्रेक हुआ था वहीं पे आके एग्जीक्यूट होगा। तो ये सीन था इसका, है ना। तो ये आउटपुट था। अब इसको थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं। सिंपली पहले मेन मेथड के पास आया, मेन मेथड के पास आया। अब इसके पास कोई, इस क्लास टेस्ट के पास, इस टेस्ट को हमने लोड किया, इस टेस्ट के पास कोई भी स्टैटिक मेंबर नहीं है, कोई भी इंस्टेंस मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इस टेस्ट के पास हमने कोई स्टैटिक मेंबर नहीं देखा, तो सिंपली ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। कोई मेन मेथड, कोई इंस्टेंस मेंबर, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। मेन मेथड के अंदर आए तो फर्स्ट टाइम मेन मेथड एग्जीक्यूटेड। फिर हमने चाइल्ड क्लास को यहाँ पे लोड कर दिया। अब जैसे चाइल्ड क्लास को लोड किया तो ये चेक करेगा क्या इस फाइल में कहीं चाइल्ड क्लास भी है क्या। तो देखेगा कि हाँ यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। फिर उसके बाद ये चेक करेगा क्या ये कोई किसी को एक्सटेंड कर रहा है क्या, तो ये देखेगा पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये सीधे पेरेंट के पास चला जाएगा। और यहाँ पे पूछेगा क्या आपके पास स्टैटिक, सबसे पहले स्टैटिक को खोजेगा, क्या आपके पास स्टैटिक मेंबर है। ये बोलेगा हाँ स्टैटिक मेंबर है, तो ये प्रिंट प्रिंट करेगा पेरेंट पेरेंट स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। उसके बाद ये वापस आ जाएगा। फिर इसके बाद और कोई स्टैटिक मेंबर नहीं मिलेगा, फिर से वापस चाइल्ड के पास आ जाएगा। अब चाइल्ड से पूछेगा क्या आपके पास कोई स्टैटिक मेंबर है तो आप भी दे दो। तो स्टैटिक मेंबर बोलेगा हमारे पास भी चाइल्ड का एक स्टैटिक मेंबर है, इसे एग्जीक्यूट करेगा स्टैटिक ब्लॉक। फिर उसके बाद जहां पे हमारा लो खत्म हुआ था वहीं पे आ जाएंगे। फिर से आप ये देखिएगा कि यहाँ पे फिर से चेक होगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब चाइल्ड क्लास इंस्टांशिएट हो गया। अब चाइल्ड क्लास के पास आएगा एंड देखेगा क्या आप एक्सटेंड हुए हो, एक्सटेंड कर रहे हो क्या किसी पेरेंट को, तो बोलेगा हाँ पेरेंट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये पेरेंट क्लास के पास आ जाएगा और इससे बोलेगा कि मुझे आइडेंटिफिकेशन दो कितने इंस्टेंस मेंबर है। तो सबसे पहला इंस्टेंस मेंबर यहाँ पे मिला, दूसरा इंस्टेंस मेंबर हमें यहाँ पे मिला, तीसरा यहाँ पे मिला, और ये तो कंस्ट्रक्टर है। फिर चौथा यहाँ पे मिला, है ना, यहाँ पे मिला, पांचवा हमें यहाँ पे मिला। 5 इंस्टेंस मेंबर मिले। अब उस सारे इंस्टेंस मेंबर को सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा। इसमें x इज इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा एंड देन यहाँ पे ये वाली सॉरी ये स्टैटिक है, एंड देन यहाँ पे ये वाला प्रिंट होगा एंड x की वैल्यू चेंज होगी। फिर ये वाला प्रिंट होगा, x की वैल्यू चेंज होगी। फिर ये कंस्ट्रक्टर छोड़ेगा, पहले ये प्रिंट, ये इसमें असाइन करेगा वैल्यू, और फिर ये प्रिंट होगा, है ना, जो भी वैल्यू x की रही होगी उसमें प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर चेक करेगा। अब कंस्ट्रक्टर चेक करेगा तो कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्टर है इसका। उसके बाद अब ये मेन मेथड को प्रिंट करेगा, तो मेन मेथड इसमें तो है नहीं, दूसरी क्लास में है। ठीक है, तो ये फिर आ जाएगा चाइल्ड क्लास के पास। अब चाइल्ड से कहेगा कि अब तुम्हारे पास अगर कोई इंस्टेंस मेंबर है तो आप उसे दे दो, मैं उसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सेम वे में इसे एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट दे देगा सेम वे में। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है,
ओके, या ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि और भी कुछ केसेस हैं। या लेट्स सी, या फाइनल वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, तो आई डोंट थिंक सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे नोट्स दे दूंगा, आपको पढ़ना होगा तो ये पढ़ सकते होगे। इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो इन ऑब्जेक्ट एरे, ऑब्जेक्ट एरे अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस पे भी नहीं जाऊंगा। ओके, बाकी आपको पढ़ना होगा तो मैं नोट्स दे दूंगा, आप ये दो केसेस पढ़ सकते हो, मैंने जो दो केसेस यहाँ पे छोड़े। ओके, तो होप सो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो आपका क्लियर हो, इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, मैं उसमें उसे नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ओके।